यूथ सेगमेंट के बिहार इंटर लेवल टेस्ट में आप लोग को स्वागत है। ये टेस्ट नंबर 167 है। तो जीएस सेक्शन देखते हैं। क्वेश्चन है, भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है। यानी कि यहां बात हो रही है मंदिर शैली की। ध्यान रखना कि मंदिर निर्माण भारत में गुप्त काल में चालू की गई है। यानी कि मंदिर निर्माण की शुरुआत गुप्त काल में की गई है और इसके अंतर्गत 3 शैली है। पहला शैली जो उत्तर भारत के लिए है वो नागर शैली है, यानी ये नॉर्थ इंडिया के लिए है, उत्तर भारत के लिए है। दूसरा शैली है बेसर शैली, बेसर शैली मध्य भारत के लिए है। और तीसरा शैली है द्रविड़ शैली, जो कि दक्षिण भारत के लिए है। धारणा कि प्राचीन काल में तो अलग अलग शैली पूरी तरह से निर्मित किया गया था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि समय के साथ क्या हुआ कि मिक्सअप होते जा रहा है। हर शैली एक दूसरे से जुड़ती जा रही है। ये प्राचीन काल से देखते हैं। नागर शैली के अंतर्गत ध्यान रखना कि मंदिर निर्माण में क्या होता था, एक पताका होता था, एक ऊपर में पताका का सेक्शन था मंदिर निर्माण में। बेसर शैली में ध्यान रखना खंभों का आश्रित मंदिर होती थी, जैसे कि अक्षरधाम मंदिर हो गया इस टाइप का। और द्रविड़ शैली में गोपुरम होता था। गोपुरम यानी कि मुख्य द्वार गोपुरम की व्यवस्था थी। तो अब आते क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है भुवनेश्वर और पुरी यानी कोणार्क मंदिर और सूर्य मंदिर की बात चल रही है। कोणार्क और सूर्य मंदिर की बात चल रही है। दोनों मंदिर कहां है? उत्तर भारत में। उत्तर भारत में यानी कि आंसर क्या होगा? नागर शैली। अभी हाल में ही अयोध्या जी में रामलला मंदिर का निर्माण किया गया, वो भी क्या है? नागर शैली से जुड़ा हुआ है। तो रामलला मंदिर भी नागर शैली से जुड़ा हुआ है। दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर या महाबलीपुरम का मंदिर, सभी क्या है? द्रविड़ शैली से है। गुजरात महाराष्ट्र में मंदिर जितने भी हैं वो बेसर शैली से। कर्नाटक में हम्पी से जुड़ा जितना भी है वो क्या है? बेसर शैली से। आंसर हो जाएगा यहां नागर। ध्यान रखिएगा उत्तर भारत में जो भी मंदिर होगी नागर शैली से होगा, जिसमें एक पताका होगा, ऊपर में पताका होना चाहिए। ठीक है, आंसर होगा नागर शैली। दूसरा क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है तो तोलकाध्यम क्वेश्चन है। जानना कि एक संगम काल था। संगम काल के दौरान तमिल साहित्यों का संकलन किया गया था। तमिल साहित्यों का संकलन किया गया था। इस संगम काल को कहते हैं 300 एडी से 300 बीसी के बीच में मूल रूप से। तो तमिल साहित्य यानी कि उसी संगम काल के दौरान तोलकाध्यम ग्रंथ लिखा गया था। यानी कि किस काल का है किताब? संगम काल का है। किस भाषा से जुड़ा हुआ है, किस साहित्य से जुड़ा हुआ है? तमिल साहित्य से जुड़ा हुआ है। और ये किसका किताब है? व्याकरण और काव्य की। व्याकरण और काव्य की ये किताब है। इस किताब की रचना जो है अगस्त ऋषि के शिष्य तोलकाप्पियार ने किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? व्याकरण एवं काव्य। ठीक है, अगर वही बोला जाए संस्कृत भाषा की तो संस्कृत भाषा की जो व्याकरण किताब हो जाएगी वो हो गए अष्टाध्यायी और महाभाष्य। अष्टाध्यायी पन्नी ने लिखा था और महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था। अष्टाध्यायी और महाभाष्य दोनों क्या है कि संस्कृत भाषा की व्याकरण की किताब है। तो यहां तमिल भाषा की व्याकरण किताब तोलकाध्यम है। तोलकाध्यम आंसर क्या जाएंगे? सी। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना ध्यान काठियावाड़ का रुद्रदामन। काठियावाड़ के रुद्रदामन से मिलता है। काठियावाड़ के रुद्रदामन का अभिलेख है जिसे कहते हैं जूनागढ़ अभिलेख। या गिरनार अभिलेख।
ध्यान रखिए कि ये अभिलेख जो है पहला अभिलेख है जो शुद्ध रूप से संस्कृत भाषा का अभिलेख है, संस्कृत भाषा का अभिलेख है। इस अभिलेख में ध्यान रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य का भी चर्चा की गई है, अशोक का भी चर्चा किया गया है, और बाद में स्कंदगुप्त का भी चर्चा किया गया है। स्कंदगुप्त बाद में खुद ने लिखे थे, स्कंदगुप्त से जुड़े हुए नहीं थे। तो चंद्रगुप्त और अशोक क्या थे कि मेन रूप से चंद्रगुप्त और अशोक थे, चंद्रगुप्त और अशोक थे। चंद्रगुप्त और अशोक की चर्चा की गई है, और साथ लिखा गया है कि इसमें सुदर्शन झील की चर्चा की गई है, सुदर्शन झील की चर्चा की गई थी। आंसर क्या हो जाएगा? काठियावाड़ का रुद्रदामन अभिलेख। ध्यान रखिएगा कि यह संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख था, संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख था। आंसर हो जाएंगे ए। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, ध्यान रखना दर्शन से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखना कि दर्शन, याद रखना दर्शन का तात्पर्य होता है कि सच्चा ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, यानी उस ज्ञान में जहां ज्ञान में क्या हो, कोई रोक टोक नहीं हो। तो दर्शन को खट दर्शन भी कहते हैं क्योंकि वेद से जुड़ा हुआ है। खट दर्शन में सबसे पहला दर्शन है सांख्य, सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन में द्वैतवाद की चर्चा की गई है, द्वैतवाद की चर्चा की, यानी कि प्रकृति में पुरुष की चर्चा की गई है। दूसरा न्याय है, न्याय में ध्यान रखना कि तर्कवाद की चर्चा की गई है, तर्कवाद जुड़ा हुआ है न्याय। तीसरा है योग, जिसमें आत्मा की शुद्धता की बात की गई है, शुद्धता में स्थिरता की बात की गई है। उसका बाद वैशेषिक, कि सूक्ष्म तत्व की बात की गई है, सूक्ष्म तत्व की बात की गई, यानी परमाणु बात की है, अनुवाद सिद्धांत दिया गया है। इसका मीमांसा, मीमांसा कर्मवाद, कर्मकांड की चर्चा की गई है। मीमांसा के दो भाग है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। दोनों मीमांसा में कर्म की बात की गई है, कर्म की। तो आंसर क्या जाएगा यहां? मीमांसा। कहना कि सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के प्रणेता जो थे वो गौतम थे, सॉरी कपिल। कपिल न्याय के, गौतम योग के, पतंजलि, वैशेषिक के कनाद, मीमांसा के बादरायण और जैमिनी। ठीक है, मीमांसा दो भाग है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो ये थे आंसर क्या जाएगा? मीमांसा। आंसर क्या जाएगा? मीमांसा। रंजीत सिंह किस मिसल से थे? जानना कि सिख धर्म में 12 मिसल बनाया गया था, 12 मिसल बनाया गया था, जिसमें शुक्र चकिया मिसल जुड़े हुए रंजीत सिंह, शुक्र चकिया मिसल से जुड़े हुए रंजीत सिंह। ताकि इसकी स्थापना जो की थी शुक्र चकिया का, चरत सिंह ने किया था, और चरत सिंह के पुत्र क्या थे? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह ने अमृतसर में जो सिख गुरुद्वारा था जो कि बनाया गया था अर्जुन देव के द्वारा, उसमें स्वर्ण चढ़ाया था। तो स्वर्ण मंदिर नाम क्या है? रंजीत सिंह के द्वारा दिया गया है। रंजीत सिंह लाहौर संधि के द्वारा सिख धर्म की स्थापना किए थे। तो बहुत सी बातें रंजीत सिंह जुड़ा हुआ है, शुक्र चकिया से जुड़ा हुआ है। अहलवालिया भी थे, जस्सा सिंह अहलवालिया। दूसरा महत्वपूर्ण जो मिसल था वो था अहलवालिया, जस्सा सिंह अहलुवालिया। यहां इसका क्या? शुक्र चकिया, शुक्र चकिया। निम्न किस राजवंश के अंदर विजारत, पर समझते हैं विजारत क्या था? विजारत था कि राजस्व और जो अर्थव्यवस्था संबंधित,
राजस्व एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित था और इसके मुख्य थे वजीर। तुगलक काल को बिजारत का स्वर्ण काल कहते हैं, स्वर्ण काल कहा जाता है। यानी सबसे ज्यादा बिजारत, सबसे ज्यादा जो राजस्व वसूली जो हुई थी, लगान वसूली हुई थी, किस समय थी? तुगलक के समय। तुगलक के समय सबसे ज्यादा लगान वसूली हुई थी। इलवरी तुर्क, ध्यान रखना कि इलवरी तुर्क यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, इससे जो है इलवरी तुर्क किस स्थल को सभ्यता का पालना कहते हैं? ध्यान रखना, सभ्यता का पालना यानी जहां जनसंख्या रहती है, जहां जनसंख्या निवास करती है, जहां ज्यादा जनसंख्या निवास करती है वो क्या है? मैदानी भाग में, मैदानी भाग में। सभ्यता का मतलब होता है कि वैसा मूर्त रूप जो कि पूर्वजों से प्रदान की जाती है, वही अमूर्त रूप जो हो जाता है वो संस्कृति हो जाती है। यानी जो दिख रहा है वो सभ्यता है, जो नहीं दिख रहा है वो संस्कृति है। सभ्यता का पालना यानी कि मैदान है। मैदानी भाग में क्या है? नदियां हैं, नदियों से मैदानी भाग बनता है। और नदी एक स्रोत होता है, नदी एक स्रोत होता है जहां से क्या पानी ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, या उस नदियों से सिंचाई हो सकती है, कृषि हो सकता है। जितने भी सभ्यता है मुख्य रूप से, चाहे हड़प्पा सभ्यता हो, मेसोपोटामिया सभ्यता हो, बेबलिन सभ्यता हो, मिस्र की सभ्यता हो, चीन की सभ्यता हो, सब कहीं के क्या है? नदियों के तट पर ही बने हैं। नदियों के तट पर क्या है? मैदानी भाग होता है। इनसे क्या हुआ? मैदान। ठीक है। आजाद हिंद फौज का विचार किसने सोचा था? आजाद हिंद फौज। ध्यान कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि 1939 लेकर 1945, इसके दो भाग थे। मित्र राष्ट्र जिसमें थे यूएसए, यूके, चाइना, फ्रांस, ठीक है, और दूसरी तरफ थे रसिया, दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र यानी कि इटली, जर्मनी, जापान। तो जापानी सेना के द्वारा एशिया में जो ब्रिटेन हराया जा रहा था उस समय शुरुआती काल में, तो उस ब्रिटेन में भारतीय सैनिक भी मौजूद थे। उसको बंदी बनाने जब जा रहा था तो आजाद हिंद फौज के रूप में मनमोहन सिंह के दिमाग में आया कि क्यों ना उन लोगों को जो कि ब्रिटिश सैनिक में शामिल थे, भारतीय सैनिक जिसे जापान ने जापान के सामने आत्मसमर्पण कर दिए या जापान की गिरफ्तारी में, उनको एक संगठन रूप दिया जाए, एक सेना रूप दिया जाए, और क्या हुआ कि इससे क्या भारत में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ा जाए। विचार आया था, मोहन सिंह के दिमाग में विचार आया था, और बेचा आया था मलय प्रायद्वीप में सहयोग के लिए। तो बाद में क्या हुआ, मोहन सिंह के इस विचार को अगर रास बिहारी बोस ने संगठित किया और आजाद हिंद फौज के रूप में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस को दे दिया। तो विचार पूछेगा तो मोहन सिंह, संगठन पूछेगा तो रास बिहारी बोस, और जो आजाद हिंद फौज के निर्माता पूछेगा तो सुभाष चंद्र बोस। तो ये आप ध्यान रखिएगा, विचार मोहन सिंह के था, यानी 1941-42 में, 1941-42 में निर्माण कब हुआ है? तो आजाद हिंद फौज का 1943 को कहां निर्माण हुआ है? सिंगापुर में निर्माण हुआ है। आंसर क्या देंगे? ए। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हुआ था? सुभाष चंद्र बोस। ध्यान रखना कि पहली बार 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष थे, फिर 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन कहीं विवाद हो गया क्योंकि महात्मा गांधी गुट इनके विरुद्ध खड़ा हो गया था। कांग्रेस में अध्यक्ष तो बन गए थे, लेकिन काम सही से हो नहीं पा रहा था क्योंकि इनकी फूट थी। इस काम नहीं हो पाने के कारण से सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दिया था
पर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। राजेंद्र प्रसाद कहते कार्यकारी अध्यक्ष, क्या हुआ? राजेंद्र प्रसाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 1940, रामगढ़ अधिवेशन सबसे लंबे समय तक कहा गया, 40 से लेकर 46 तक सस्पेंडेड था। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931, कराची अधिवेशन। पटावा स्थान मैया सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध खड़े थे। आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी ढाका में, और जो किया गया था मूल रूप से सलीमुल्लाह खान के द्वारा किया गया था। लेकिन जो पहला जो इसका अधिवेशन हुआ था वो हुआ था कराची में। कराची में इसके अध्यक्ष थे आगा खान। आगा खान क्या थे? अध्यक्ष थे। तो निर्माता सलीमुल्लाह खान और आगा खान क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना बाद में इसके प्रवर्तक रहे थे और पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल और प्रथम राष्ट्रपति। तो ध्यान रहा, मोहम्मद अली जिन्ना प्रथम राष्ट्रपति थे और लियाकत अली प्रथम प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के। लाल बाल पाल और त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्र का अध्यक्ष हुआ? ध्यान रखना कि बाल गंगाधर तिलक कभी भी अध्यक्ष नहीं बन पाए, अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। अमृतसर अधिवेशन में लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने थे। ऐसे कहा लाला लाजपत राय। कि लाल बाल पाल में बाल गंगाधर तिलक कभी अध्यक्ष नहीं बने थे, विपिन चंद्र पाल भी अध्यक्ष नहीं बने थे, लाला लाजपत राय बने थे। आंसर क्या होगा? ए। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना दिवस में उपस्थित नहीं थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। राष्ट्रीय कांग्रेस में ध्यान रखना कि 1885 में बॉम्बे सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी। उसमें सारे जो सदस्य थे वो थे इंडियन एसोसिएशन का, एसोसिएशन के सदस्य थे। और इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, ऐसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे। दादा भाई नौरोजी, ध्यान रखना कि कांग्रेस नाम दिए हैं, कांग्रेस नाम दिए हैं। ठीक है, कुछ अधिवेशन पे देख लेते हैं। 1885 में ध्यान रखना कि प्रथम अधिवेशन हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी अध्यक्ष थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी अध्यक्ष थे। 1886 कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। ध्यान रखना प्रथम अल्पसंख्यक अध्यक्ष थे 1886 में। 1887 मद्रास अधिवेशन हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी यानी कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1888 ध्यान कि इलाहाबाद अधिवेशन अध्यक्ष थे जॉर्ज उलू यानी प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। 1896 नमितुल्लाह सयानी जब पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। 1901 कलकत्ता अधिवेशन दिनेश वाचा जब गांधी जी पहली बार शामिल हुए थे कांग्रेस अधिवेशन में। 1905 बनारस अधिवेशन बाल गंगाधर गोपाल कृष्ण गोखले जो स्वदेशी आंदोलन की रूपरेखा तय की गई थी। 1906 कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी स्वराज शब्द का प्रयोग किए अधिवेशन के दौरान। 1907 ध्यान रखना कि सूरत अधिवेशन जहां कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था, कांग्रेस में गरम दल और नरम दल में दो भाग में बट गए थे। रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। 1911 ध्यान रखना कि कलकत्ता अधिवेशन पंडित बिशन नारायण धर अध्यक्ष थे और उसमें पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया था जो बाद में राष्ट्रगान बना। 1916 लखनऊ अधिवेशन ध्यान किया कि लखनऊ अधिवेशन में गरम दल नरम दल मिल गए थे और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। 1917 कलकत्ता अधिवेशन ध्यान रखना कि एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1923 मेरठ अधिवेशन अब्दुल कलाम आजाद अध्यक्ष बने थे जो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। 1924 बेलगाम अधिवेशन गांधी जी एक बारी अधिवेशन में अध्यक्ष रहे हैं। 1925 कानपुर अधिवेशन ध्यान रखेगा कि सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। 1929 पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। 1931 कराची अधिवेशन मौलिक अधिकार की बात की गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे।
1936 लखनऊ अधिवेशन, जहां अखिल भारतीय किसान सभा का निर्माण किया गया था। 1937 फैजपुर अधिवेशन, पहली बार गांव अधिवेशन हुआ था। 1938 हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे और इस अधिवेशन के दौरान राष्ट्रीय आयोजन समिति का निर्माण किया गया था, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1939 कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था फिर से, और बाद में जाकर सुभाष चंद्र बोस ने इसी अधिवेशन के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1940 अब्दुल कलाम आजाद लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे। 1946 ध्यान रखिए कि जेबी कृपलानी जो आजादी के समय अध्यक्ष थे, क्योंकि जनरली कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर में होता था। 1947 विशेष अधिवेशन, आजादी के बाद पहला अधिवेशन, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। इनसे क्या था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी है। ठीक है, आप लोग भी मेमोरी कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 24 अधिवेशन जो पॉपुलर अधिवेशन है उसकी चर्चा की गई है। ठीक है, जिससे एक क्वेश्चन रहेंगे आपके। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? ध्यान रखना कि ये विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ को कहते हैं शांत पेटी, क्योंकि यहां टेम्परेचर सालों पर बराबर होने के कारण से कोई भी परिघटना नहीं हो पाती है। ये ना कोरोलियस बल कार्य करता है और ना ही कोई मौसमी परिघटना घटती है। ये क्या है, 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री क्या है, शांत पेटी, यानी भूमध्य रेखा के आसपास 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ। यहाँ कोरोलियस बल भी कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है। इस कारण से कोरोलियस बल के कारण क्या कि हवा का मूवमेंट चेंज होता है, तो नॉर्थ में राइट की तरफ और साउथ गोलार्ध में लेफ्ट की तरफ मूवमेंट चेंज होता है। आंसर जन भूमध्य रेखा। मकर संक्रांति समय कर्क पर दोपहर का समय का उल्टांश क्या होता है, देख लेते हैं। मकर संक्रांति यानी कि जब मकर संक्रांति के लोगों की सूर्य क्या है कि मकर रेखा पर है, यानी ये होता है 22 दिसंबर को, यानी सूर्य कहाँ है, लंबवत कहाँ है, मकर रेखा पर 0 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा पर। तो इसका पूछ रहा है, इस कोण का माप पूछ रहा है, इस कोण का माप पूछ रहा है। ठीक है, इस कोण का माप पूछ रहा है, यानी कि अभी लंबवत क्या है, 90 डिग्री कोण कहां बना रहा है, मकर रेखा पर। तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस 23.5 डिग्री, क्या होगा 66.5 डिग्री। यानी कर्क जब मकर रेखा पर रहेगा सूर्य, तो कर्क रेखा पर 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। संसार का आर्द्रतम स्थान, आर्द्रतम मासिक नाम है जहां सबसे ज्यादा बारिश होती होगी, और सबसे शुष्क स्थान जो है, शुष्क स्थान अटकामा है। अटकामा क्या है, सबसे शुष्क स्थान है, जो कि साउथ अमेरिका में है। आगे मासीराम मेघालय में, यहाँ खासी गारो खासी जयंतिया पहाड़ी के टीपनुमा आकृति के कारण से क्या होता है कि बारिश ज्यादा होती है। आर्द्रतम मतलब जहां की रेनफॉल ज्यादा हो, वेपराइजेशन कम हो, शुष्क स्थल जहां वेपराइजेशन ज्यादा हो और रेनफॉल कम हो। तो मरुस्थलीय भाग क्या करता है, शुष्क भाग कहलाता है, और जो बारिश जहां होती, वर्षा जहां ज्यादा होती है उसे कहते हैं आर्द्र भाग। तो मासीराम में क्या सबसे ज्यादा वर्षा होती है, कहां है, मेघालय में, मेघालय में। ठीक है, बॉक्साइट एस क्या, किसका बॉक्साइट है, एल्युमिनियम का, क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन में कुछ नहीं है टाइप का। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति 12 घंटे का दिन होगा। ठीक है, फिर से बातें हैं कर्क संक्रांति पर। 0 डिग्री हो गया, बोरा कर्क रेखा के बारे में बात कर रहा है, 23 डिग्री नॉर्थ के बारे में बात कर रहा है। तो सूर्य कर्क सूर्य क्या है,
लंबवत है कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर लंबवत है, तो 12 घंटा का दिन कहां होगा? कर्क रेखा पर। जानना कि मकर रेखा पर सबसे छोटा दिन होगा उस समय जब कर्क संक्रांति पर हो। ऐसा क्या हुआ कि कर्क रेखा पर। ये कब होता है? 21 जून को, 21 जून को। बरमुडा ट्रायंगल, ध्यान रखना कि उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में है। फ्लोरिडा, फ्लोरिडा, बे ऑफ फ्लोरिडा के आसपास है, जगह है। कारण कि यहां कहा जाता है कि भंवर है। ये ऐसा क्षेत्र है जहां भंवर है, जिससे होकर कोई भी जहाज, चाहे हवा में क्यों ना जहाज हो, वो क्रॉस नहीं कर पाता है। तो इसे एक्ट ऑफ गॉड के रूप में रखते हैं। एक्ट ऑफ नेचर कहा जाता है कि नेचर चीज पता, अभी तक पता नहीं चला है कि आखिर क्या है उसके आसपास। लोग पढ़ने लगा कि लोगों को बहुत बड़ा चुंबक है, लेकिन चुंबक तो अगर प्लास्टिक का जहाज भेजा गया तो वो भी खींच के चला गया। यानी कि या तो भंवर ज्यादा है, चुंबक भी हो सकता है, क्योंकि वहां से हवाई जहाज भी क्रॉस नहीं कर पाता है। ये कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में। आंसर क्या देंगे? ए। लोकसभा सचिवालय सीधे तौर पर लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा होता है, लोकसभा के अध्यक्ष पर। संसदीय कार्य मामलों कार्य मंत्रालय ये तय करते हैं विषय के बारे में कि कोई अधिनियम क्या हुआ कि इसमें क्या क्या चीजें चेंज करना है। मूल रूप से ये प्रवर समिति के रूप में कार्य करती है। तो ऐसे क्या, लोकसभा के अध्यक्ष। भारत राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। चुनाव होता है, किसके द्वारा होता है? संसद के सभी सदस्यों द्वारा। यहां अगर वर्तमान में देखा जाए, अगर सभी सदस्य अवेलेबल है तो लोकसभा के 543 और 245 राज्यसभा के, यानी कि 728 सदस्य करते हैं चुनाव उपराष्ट्रपति का। तो बाकी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है, शपथ राष्ट्रपति दिलवाता। भारत संविधान की 7वीं अनुसूची में के अंतर्गत राष्ट्रपति के निम्न में किसका उल्लेख है? जानना कि राष्ट्रपति आते शिक्षा, राष्ट्रपति का विषय है शिक्षा संबंधित, शिक्षा, संपत्ति सूची, विद्युत संपत्ति सूची, वन संपत्ति सूची। तो रेलवे पुलिस क्या हो जाएगा? राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। पुलिस, रेलवे पुलिस दोनों राज्य सूची के अंतर्गत। और वही क्या हुआ कि अगर फोर्स बात की जाए वो केंद्र सूची के अंतर्गत। इनसे क्या हुआ कि या अर्धसैनिक बल सबके केंद्र सूची के अंतर्गत। यहां क्या हुआ? रेलवे पुलिस। उच्च न्यायालय परमादेश जारी करने की शक्ति, ध्यान कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जारी कर सकती है, उच्च न्यायालय जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल पर रिट जारी हो सकता है, क्योंकि ये अपने आप में फंडामेंटल राइट है। अनुच्छेद 32 खुद फंडामेंटल राइट है, सिर्फ फंडामेंटल राइट पर करेगा। लेकिन यहाँ हाईकोर्ट की पावर बढ़ जाती है। फंडामेंटल राइट से अगर साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, स्टैट्यूटरी राइट्स, लीगल राइट्स, इस सभी पर क्या हो सकता है कि जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। क्या होगा? सांविधिक, स्टैट्यूटरी राइट्स, फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट, ठीक है, सभी पर जारी कर सकता है। व्यक्तियों का राहत दृष्टिकोण से निम्नलिखित अन्य से भिन्न है। देखो, राष्ट्रीय बचत पत्र, इससे 18 जो सी होता है, आयकर का जो फॉर्म 18C होता है, जिससे कर राहत मिलता है, इससे मिल जाएगा। अगर राष्ट्रीय बचत पत्र का कुछ हिस्सा कहेंगे भारत सरकार यूज करता है, और ये कहेंगे आर्टिकल 266 क्लॉज 2 के अंतर्गत पब्लिक अकाउंट्स में रखा जाता है। ध्यान रखिए, आर्टिकल 266 क्लॉज 1 जो है वो संचित निधि है।
और लोक निधि क्या है कि क्लॉज 2, तो राष्ट्रीय बचत पत्र होगा। भविष्य निधि का पैसा ही पब्लिक अकाउंट में रखा था, वो भी होगा। राष्ट्रीय बचत योजना का भी रखा था। लेकिन इंदिरा विकास पत्र ये किसान विकास पत्र है, ये निवेश के लिए है। क्या है? निवेश के लिए, जो खुद के लिए है। तो इस पर क्या हुआ कि कर राहत नहीं है, कर राहत नहीं है। इंदिरा विकास पत्र कर राहत नहीं है। ध्यान रखना कि 1988 में ये शुरुआत की, 1988 इसकी शुरुआत की गई है। इसे वर्तमान में किसान विकास पत्र कहा जाता है, किसान विकास पत्र कहा जाता है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की थी अविदक्त पूंजी पर, वैसे पूंजी जिसको दोबारा निवेश में लाया जा सकता है, इसे अविदक्त पूंजी कहते हैं। इस पर क्या हुआ कि लाभांश, इसी को कहते हैं कंपनी द्वारा लाभांश कहते हैं। अधिकृत पूंजी कुल पूंजी होती है। निर्गमित पूंजी यानी कि जिसको क्या हुआ कि कहीं न कहीं खर्च कर दिया गया हो, जिसको जैसे मान लो कि मैंने क्या हुआ कि एक कंप्यूटर लिया, उससे कुछ पैसा कमा दूसरा कंप्यूटर लिया, तो कहते खर्च हो गया, इससे लाभांश नहीं कहेंगे। तो ये क्या होगा? अविदक्त पूंजी होगा। हिंदू विकास दर, हिंदू विकास दर जो है राजकृष्ण सिद्धांत है, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे राजकृष्ण, उनका सिद्धांत है। इसके अंतर्गत कहा गया कि 1950 से लेकर 1980 तक भारत विकास दर क्या हुआ कि एवरेज रूप से 2 से 3% रहा। इसका बहुत बड़ा कारण था कि यहाँ की अधिकतर जनसंख्या हिंदू थी, और हिंदू क्या करते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु तदात्मन, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। बचत पर ज्यादा जोर देते हैं, बचत पर, निवेश पर कम देते हैं। इस कांश का कि कहीं ना कहीं वो बचत पर जोर दिए, मार्केट पैसा फैला नहीं, तो इसे कहते हैं राष्ट्रीय आय वृद्धि एवरेज रूप से हो पाए। उन्होंने तुलना किया कोरिया का। साउथ कोरिया इसी समय आजाद हुई थी, जापान से आजाद हुई थी साउथ कोरिया, और जापान आजाद होने के बाद उससे विकास दर बढ़ा लिया था। तुलनात्मक रूप से देखा गया कि वहां के लोग और यहाँ के लोग में धर्म का अंतर था। इनसे क्या कहा कि राष्ट्रीय आय। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट है जो वर्तमान में बंद कर दी गई है, वर्तमान में समाप्त कर दी गई है। संविधान 25 संबंध है धार्मिक स्वतंत्रता से। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता से। इसमें क्या है कि आप किसी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, किसी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत अगर धर्म को मानने की स्वतंत्रता मिल रही है, यानी कि धर्म को छोड़ने की स्वतंत्रता मिलती है। ये यहां क्या होगा कि धर्म क्या बदला जा सकता है, धर्म परिवर्तन हो सकता है। ध्यान रखना कि धर्म और जाति में बेसिक अंतर यही है, धर्म का परिवर्तन हो सकता है लेकिन जाति परिवर्तनशील नहीं है। ऐसा क्या होगा कि 25 समता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 जो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दी जा चुकी है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पहला है कि धर्म स्वतंत्रता में धर्म को मानने की स्वतंत्रता। दूसरा क्या है कि उसके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। तीसरा है कि उससे जिससे कि कर राहत मिलेगी। ठीक है। चौथा धार्मिक कर लगाए नहीं जा सकते। अल्पसंख्यक सुरक्षा 29 और 30। सर्वाधिक शुष्क स्थल क्या है? अटकामा। अटकामा कहाँ है? साउथ अमेरिका में। पेंटागोनिया अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में। जाने कि ये जलधारा से निर्मित होता है, फॉकलैंड जलधारा से निर्मित होता है। सहारा मरुस्थल ध्यान रखना कि उत्तरी अफ्रीका में है, सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार भारत में है। तो अरावली कारण से क्या हुआ? अरावली वृष्टि छाया से थार का निर्माण हुआ है। आंसर क्या रहेंगे? अटकामा सबसे शुष्क स्थल है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की व्यवस्था क्या है? विकासशील, यानी हम विकास की ओर अग्रसर हैं और जल्द ही 2047 में लोग प्रण लिए हैं कि 2047 तक आप विकसित देश बन जाएंगे। विकासशील, विकसित, अविकसित का जो पैमाना होता है वर्ल्ड बैंक जारी करता है, इसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट WDR रिपोर्ट, जिसे प्रति व्यक्ति आय को रखा जाता है। प्रति व्यक्ति आय क्या है?
इनसे विकासशील देश है। साथ हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित है, मानव अर्थव्यवस्था मिश्रित है। कर्नाटक युद्ध के मध्य लड़ा गया था, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। ध्यान रखिए 1744 से लेकर 1763 के बीच में कर्नाटक युद्ध हुआ था। पहला कर्नाटक युद्ध ध्यान रखिए 1746 से लेकर 1748 के बीच में जो एक्सला संधि हटा था, एक्सला सपेल संधि से समाप्त हुआ था। दूसरा जो हुआ था 1749 से लेकर 1753 तक, ये पांडिचेरी संधि से। और तीसरा था 1757 से लेकर 1763 तक, जो पेरिस संधि से। तो 2 साल तो बहुत जो प्रॉपर कर्नाटक युद्ध 46 चालू हुआ है, लेकिन इसकी शुरुआत 1744 मानी जाती है, 46 से मान लो, ठीक है। अंग्रेज और डच बेदरा युद्ध, बेदरा का युद्ध जो 1759 में हुआ था, 1759 में हुआ था। हैदर अली मराठा, जाना कि द्वितीय जो अंग्ल मैसूर युद्ध से जुड़ा हुआ है, अंग्रेज और मराठे, ठीक है, बहुत से हुए थे। तो ऐसे क्या जाएगा ए। बौद्ध और जैन दोनों का ही विश्वास करते हैं कर्म और पुनर्जन्म पर। कर्म और पुनर्जन्म पर सिद्धांत सही है। पुनर्जन्म देखा कि जातक कथाएं, बौद्ध धर्म में बुद्ध की पूर्वजन्म कथा है, और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, ये भी पूर्वजन्म से जुड़ा हुआ है, कर्म सिद्धांत पर जुड़ा हुआ है। तो ऐसे क्या होगा, मृत्यु के पश्चात मोक्ष संभव है, जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं, दोनों विश्वास करते हैं ए पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को। मुख्यालय डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां है, जेनेवा। सदस्य देशों की संख्या 164। धारणा की 1947 में जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गेट का निर्माण किया गया था। और गेट का ही जो रूप है वो क्या है, डब्ल्यूटीओ। गेट का ही विस्तृत रूप क्या है कि डब्ल्यूटीओ है। दोनों का मुख्यालय जेनेवा। भारत लघु दूरी की प्रक्षेपात पृथ्वी है। यहां नाग भी दे दिया है, तो नाग हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या हुआ, नाग। नाग जो है करना कि 3 से 4 किलोमीटर रेंज है इसका, ठीक है। नाग जानना कि ये जो प्रक्षेपात है वो टैंक रोधी है, टैंक रोधी प्रक्षेपात है, ठीक है। तो नाग हो जाएगा। अग्नि लंबी दूरी की गैलेक्टिक मिसाइल है, ठीक है। पृथ्वी लघु मिसाइल है, लेकिन यहां नाग ऑप्शन होने के कारण से पृथ्वी क्या है, पहली मिसाइल प्रणाली, भारत की पहली मिसाइल प्रणाली है। हार्ट ऑफ इंडिया किताब मार्क टुली द्वारा लिखा गया है। यूपी के बारे में, यूपी के बारे में 200-300 कहानी लिखा हुआ है मार्क टुली के द्वारा। 20 साल तक जो बीबीसी की तरफ से एक भारत में काम किए थे, तो हार्ट ऑफ इंडिया यूपी कहा गया मार्क टुली। कार्ल मार्क्स की किताब दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, ये सब की किताब किसका है, कार्ल मार्क्स है। बहुत पूरा पॉपुलर किताब है दास कैपिटल। मार्क्स मोमेंट ऑन द ट्रूथ, मोहनदास करमचंद गांधी, हिंद स्वराज। खुशवंत सिंह का जो किताब है ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान। निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना जाता है, जो जनता डायरेक्ट चुनती है, तो प्रधान यानी मुखिया को डायरेक्ट चुनती है, तो ये सही है। क्षेत्र प्रमुख को पंचायत समिति चुनता है, जनता डायरेक्ट चुनती नहीं है। जिला पंचायत अध्यक्ष को भी जिला परिषद चुनते हैं, ये भी नहीं होंगे। सरपंच और पंच को चुनते हैं जनता के द्वारा प्रत्यक्ष, ठीक है। वजह 145 जानना कि 50 से 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके, तो होगा 145, ठीक है। धन्यवाद। चलिए
तो पहला प्रश्न है 86, ये देखिए किससे संबंधित है। तो ये है आपका कि वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 314, 650, 874 में भाग देने से प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। तो ये प्रश्न कौन सा हो गया, समान शेष वाला है ना, समान शेष। और वो भी दिया हुआ नहीं है, कैसा, अज्ञात शेष थोड़ी दिया हुआ आपको, समान शेष लेकिन अज्ञात। तो ये क्वेश्चन किसके बेस में आता है, एचसीएफ बेस्ड। ये क्वेश्चन जो है वो आपका एचसीएफ में आता है। अब बात ये है कि हम लोग किसका एचसीएफ निकालें। अगर इनका निकाल देंगे तो वो तो पूरा पूरा क्या करेगा, काट देगा, तो वो तो है नहीं। तो इसमें नियम कहता है कि अभिष्ट संख्या जो होगा, जो हमारा निर्णायक यानी कि जो अभिष्ट संख्या होगा वो क्या होगा, हम लोग कहेंगे मौसा। किसका मौसा निकालेंगे, तो इनके जो तीन संख्याएं हैं उन तीनों के क्रमागत अंतरों का, सबके अंतर निकालिए। यानी कि किसका किसका अंतर, 650 माइनस 314, 650 माइनस 314, 874 माइनस 650 और लास्ट 874 माइनस 300। इन तीनों जो अंतरों का क्या करना है हमको, एचसीएफ ज्ञात करना है, वही मेरा आंसर होगा। चलिए तो निकालिए तीनों अंतर, कितना कितना आ रहा है। ये आ रहा है 10 में 4 गया तो 6, और ये 14, 4 में 1 गया तो 3, 6 में 3 गया तो 3, और ये घटाइए 4, 2, 1, 224 होगा ना। और ये वाला बच रहा है आपका, 4 में 4 गया तो 0, 7 में 1 गया तो 6, 8 में 3 गया तो 5, बस हो गया। तो हमारा काम केवल क्या है, इसका एचसीएफ निकाल देना। तो जो सबसे छोटा अंतर आपको कहां दिख रहा है, यहीं पे दिख रहा है। सबसे कम अंतर जो है वो कौन सा, ये है, वो कितने का, 112। 112 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, मतलब मेरा आंसर क्या होगा, 112। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को ध्यान में रख के बनाना है। चाय के मूल्य में 15% की कमी आ गई तो कोई व्यक्ति 320 रुपए में 4 केजी अधिक चाय खरीदता है, तो चाय का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या होगा। तो जब भी घटा हुआ मूल्य पूछे, घटा हुआ मूल्य बराबर हम क्या देखेंगे कि कितना लेके गया था बाजार, 320। दाम में कमी कितनी की आ गई, 15% की, यानी जितना पहले खरीदता था उतना खरीदने में पैसा कितना बच जाएगा, ये पैसा बच जाएगा उसका। दाम घट गया तो खर्चा भी घट जाएगा, लेकिन इसी बचत से वो क्या कर सकता है, 4 किलोग्राम चीनी खरीद सकता है नए रेट के हिसाब से। इसीलिए 4 से भाग दे देंगे और यही मेरा क्या होगा, रुपया प्रति केजी। 4 से क्या बार में, 8 बार में, है ना जी। तो 8, 15, 120 यानी 1200 बटा 100, 12 रुपया प्रति केजी, यही क्या हो जाएगा उसका, चाय का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य। क्लियर। आइए, एक रेडियो को 600 रुपये में खरीदकर लागत का 10% खर्च कर उसकी मरम्मत करवाई जाती है। उसका अंकित मूल्य क्या निश्चित किया जाए कि उस पर 10% छूट देने के बावजूद भी विक्रेता को 20% का लाभ हो। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि लागत मूल्य कितना है। हाँ, यहीं पे गलती नहीं कर जाना है। यहां पे लागत मूल्य निकालते वक्त 600 में 600 का 10% जोड़ना है, यानी कि 660 रुपया होगा। इसको अब यूज करना है जैसे सीपी। और अब कहता है कि अंकित मूल्य पे कितना छूट दिया जाए, 10%, यानी कि ऐसा है कि 90% जो है एमपी का, उस पर कितना प्रॉफिट, 20% का लाभ, यानी 120% ऑफ सीपी के बराबर। तो हम आसानी से देख पाते हैं कि हमारा जो एपी और सीपी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, चौके तिये। तो हमको क्या पता है, 3 पता है,
ये जो 3 अनुपात है इसका मान 660 रुपया है, तो 1 अनुपात का मान 220, इसीलिए 4 क्या होगा, तो 880 रुपया है ना। इसमें कितना गुना किया गया, 8 गुना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि 1 कितना है तो सॉरी 4 गुना कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह है कि मैंने कुछ संतरे 1 रुपये में 4 के भाव से खरीदे और उनमें से 5वां भाग मैंने अपने पास रख लिया तथा शेष को 1 रुपये में 3 के भाव से बेच दिया और मुझे 1 रुपये का लाभ हुआ। तो मैंने कितने संतरे खरीदे? चलिए, तो कुछ संतरे 1 रुपये के भाव में 4, जो उसका सीपी का जो कंडीशन था वो क्या था, 1 रुपये में 4 संतरे। तो बात यहां यह है कि उसने 5वां भाग रख लिया है, तो 4 का 5वां भाग निकालना थोड़ा सा दुखदाई है। तो हम लोग पहले तो इसको ऐसा बना दें कि इसका आसानी से क्या कर सके, हम 5वां भाग निकाल सके। तो जैसे ही हम लोग क्या करें, इसमें 5 से गुना कर देते हैं, यानी कि हम क्या देख पा रहे हैं कि 5 रुपया में वह कितना संतरा खरीदा होगा, 20 संतरा। हमें नहीं पता कितना संतरा खरीदा था, तो बस हम सोचे हैं ऐसा, है ना, कि 5 रुपये में ऐसा मान लिया जाए कि उसने कितना संतरा खरीदा है, 20 संतरा है। हमको पता ही नहीं कितना खरीदा है सो, वो हमें तो ये नहीं पता है ना, तो उसको फाइनली कितने का लाभ हुआ है, 1 रुपये का लाभ हुआ है। हम लोग ये मान के भी चल सकते हैं कि X संतरा खरीदा, हम लोग ऐसा भी मान के चल सकते हैं कि ऐसे नहीं जाकर के हम ऐसा क्यों लिए, माना कि कुल संतरा कितना खरीदा बोलेंगे हम लोग, अभी बोलेंगे 20, ऐसा बोलेंगे हम लोग, माना कि कुल संतरा 20, तो उसमें से उसने क्या किया है, तो 5वां भाग रख लिया है। तो 5वां भाग रख लिया तो हमें मिले कितना, 1/5 मतलब 4 रख लिया, तो 16 बचा। अब 16 को कैसे बेच रहा है, 1 रुपये में 3 के भाव से, जबकि उसका लागत कितने का है, 5 रुपये का। तो फिर देखना पड़ेगा इसमें कितना लाभ हो रहा है तब जाकर के। तो एक काम करते हैं हम लोग, ऐसा गुना करते हैं कि उसका क्या हो जाए, वो उसका जो 1 रुपये में 3 है ना, तो उसका आराम से वैल्यू मिल जाए, 3 का मल्टीपल भी हो तो बेहतर है वो। तो हम लोग इसमें इससे और क्या गुना कर दें, 3 से भी गुना कर देते, ज्यादा बेहतर हो जाएगा 3 से। तो ये कितना हो जाएगा, 5 ये 15 रुपया और ये 20 ये 60, ज्यादा बेहतर होगा, फ्रैक्शन नहीं आएगा। और अब 60 लेके चला जाए, ठीक है, कि 60 का 1/5 उसने रख लिया, यानी कितना रखा कितना संतरा, तो 60 का 1/5 यानी 12 रख लिया, तो कितना बचेगा, उसने बेचा कितना संतरा है, 48 संतरा बेचा। किस रेट पे बेचा है वो देखिए, तो कहा गया 1 रुपये में 3 के भाव से उसने विक्रय जो किया है, 1 रुपये में 3, तो 48 में कितना का होगा, 16 गुना करना है इसको, तो 48 संतरा कितने में बेचा होगा, 16 रुपया में। ठीक है, खरीदा कितने में था, सब मिलाए खरीदा था 15 में और बेच कितने में रहा है, यानी कितना रुपए का प्रॉफिट है उसको, 1 रुपये का। और सवाल भी क्या कह रहा था कि 1 रुपये का ही लाभ चाहिए। अगर ये 1 रुपया नहीं यहां 2 होता तो तब हम लोग बोलते चूंकि 1 रुपया लाभ के लिए 60 संतरे खरीदता है, इसलिए 2 के लिए 120 खरीदेगा। जबकि यहां पे हमारा काम क्या हो गया, सेम रेशियो में रह गया, इसीलिए हम आसानी से क्या बोल दिए, क्योंकि 1 रुपया लाभ कमाने के लिए उसको 60 संतरे खरीदने पड़ते हैं, इसीलिए 1 के लिए क्या होगा, यानी क्या आ जाएगा, ये 60 ही आ जाएगा। और कैसे बना सकते थे, x मान करके, माना कि संतरों की संख्या कितनी है, x है, तो x है तो कीमत कितना होगा, उसका लागत हो जाएगा कितना, तो 1 संतरे की कीमत 1/4, तो x/4 रुपया उसका लागत हो जाएगा। और उसके बाद फिर संतरा क्या को रख लिया, 5वां भाग रख लिया, मतलब 4/5 बचा, और उसका कीमत क्या होगा, गुना 1/3, और दोनों में डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 1 रुपये का। यानी कि हम ऐसे बताना चाह रहे हैं कि दोनों पता होना चाहिए हम लोग, है ना। देखिए ऐसे करना पड़ेगा, माना कि टोटल संतरे कितना
एक्स। तो इसका दाम जो होगा सीपी वो तो होगा कितना, एक्स गुने 1/4। और जो बेचा है उसका देखिए पहले, तो बेच रहा है केवल एक्स का 4/5वां भाग, इतने ना बेच रहा है। और उसको किस दर से बेच रहा है, 1 रुपया में 3, यानी 1/3, ये होगा एसपी। अब माइनस सीपी कितने का है, x/4 का, और दोनों में क्या अंतर होना चाहिए, 1 रुपये का। इससे ज्यादा आसान हो जाएगा ये, तो हम x मान के चल रहे हैं तो ज्यादा इजी हो जा रहा है। देखिए 5 3 15, 4 15 किससे गुना कर दें, 60 से। जैसे 60 से गुना करेंगे, 4 चौका 16x, 15x बराबर 60, यानी x बराबर 60। देखिए कितना जल्दी आ गया आंसर। तो कई बार हमारे जो x होते हैं वो भी बहुत फायदेमंद होते हैं, इसीलिए x के साथ दुश्मनी नहीं करना है। ये मेथड भी ठीक था, लेकिन इसमें क्या हो गया कि हमें आगे बढ़ना, उसमें क्या हो, एक ही बार में x माने और अपना काम हो गया। तो बेहतरीन मेथड हुआ इसके लिए x, यानी कभी कभी हम लोग अपने पूर्वजों को भी याद कर लें। चलिए अगला बढ़े। यह है कि कोई धनराशि इस प्रकार निवेश की गई कि उसके 1/3 भाग पर 5% का लाभ हुआ। तो कहता है कि 1/5 पर 7% का और शेष पर 10% का, तो कुल निवेश पर हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो जैसे 1/3 है, 1/5 है, तो कुल भाग क्या मान लोगे आप, जो कुल भाग है उसको क्या मान लो, बोलो कुल भाग जो है, कुल भाग मान लिया जाए 1/3, 1/5 मतलब 15 यूनिट। ठीक, कितना मान लेते हैं, कुल 15। तो अब उसमें से 1/3 मतलब कितना हुआ, 5। तो 5 को कैसे दे रहा है वो, 5% के लाभ पर। 1/5 मतलब 3, 7% लाभ पर। और जो बचा हुआ भाग है 5 3 8 प्लस 7, उसको दे रहा है 10% के हानि पर। तो फाइनली कुल हिस्सा कितना है, 15। इससे क्या मिल जाएगा, उसका कुल निवेश पर प्रतिशत लाभ या हानि। देखिए क्या हो रहा है, 5 बचे 25, अब 25 और कितना 7 21, 21 प्लस 25 46, और उधर कितना हो रहा है आपका 70, यानी बचे कितना -23, 46 में था जी ये, 21 25 46 24 में बचेगा, और बटा 15, इतना परसेंट। तो माइनस साइन क्या बता रहा है, लॉस होगा। कितना लॉस, तो 15 एकम 15, और कितना बचेगा जी 9 छक्के 90, यानी 1.6% का उसको हानि हो जाएगी। एक घड़ी को एक विक्रेता 960 रुपये में खरीदता है और 20% लाभ पर उसको बेचता है। एक दिन वह ग्राहक को 20% लाभ पर बेचा, लेकिन भूल से वह प्रतिशत लाभ की गणना उस विक्रय मूल्य पे किया जिस पर वह घड़ी को बेचा करता था। तो बताइए ग्राहक ने उसे कितने रुपए में खरीदा। किस ग्राहक ने, जो खरीदने आया वो। सबसे पहले काम क्या करिएगा, उसका जो एक्चुअल विक्रय मूल्य है, उसका जो वास्तविक विक्रय मूल्य वो निकालिए पहले। वास्तविक विक्रय मूल्य जो शुरू में वो बेचता था कितने पे, तो 960 का प्लस कितना, 960 का 20%, ये ना जी, कितने पे वो सामान्यतः घड़ी को बेचता। 1/5 निकालिए, इसका 1/5 कर लेंगे हम लोग, क्या 2 छक्के 12 का 2, और 2 9 18 और 1 19, ठीक है। तो इतना दोनों को जोड़ेंगे तो 2 9 6 15 का 5, 9 1 10, 11, तो 1152 क्या दिखा आपको, ये उसका विक्रय मूल्य था। कौन सा वाला, स्टार्टिंग वाला, शुरू में जो करता था वो सामान्यतः इसी दाम पे बेचता था वो। लेकिन उस दिन क्या किया कि गलती से जो कैलकुलेशन कर रहा था, तो उसको पता है कि हमको तो 20% लाभ पर बेचना है, तो वो उसको पता था कि इस कीमत पे खरीदते इस पे बेचते हैं, लेकिन वो भूल गया कि लाभ का हिसाब हम कहां करते हैं, अपने सीपी पे। तो सीपी पे ना करके क्या किया,
वो जिस कीमत पर बेचता था ना, उसी पे लाभ का हिसाब निकाल दिया। मतलब कि 1152 पे ही उसने क्या किया, उसका लाभ का प्रतिशत निकाल दिया। तो उसका जो उस दिन का जो क्या होगा विक्रय मूल्य, वो क्या होगा देखिएगा। यानी ग्राहक ने कितने में खरीदा वो देखिएगा। ग्राहक का जो उस दिन का क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, तो क्या होगा, तो 960 तो होगा ही, और उसमें लाभ हिसाब कितना कर रहा है, तो 1152 का कितना परसेंट, 20%। यही थोड़ा सा इस सवाल में डिफरेंस है। सामान्यतः 960 पे 960 का 20 जोड़ना चाहिए था, लेकिन उसने क्या जोड़ दिया, अपने सामान्य विक्रय मूल्य का लाभ उसमें निकाल के इसमें जोड़ दिया। यानी 1152 से ज्यादा होगा। अब कितना ज्यादा वो देखा जाए। 960 प्लस गुना किया जाए 2 से, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 एकम 2, 1 3, 2 एकम 2, तो 2 जीरो नीचे है, 1 जीरो खत्म, 230.4। तो जोड़ेंगे तो 9 2 1190, 1190.4 ये हो जाएगा आपका, है ना, 1190.4। ये बढ़िया सवाल था, ये फंसाने के लिए अच्छा लैंग्वेज था, इसको हम लोग अच्छा क्वेश्चन में रख सकते हैं। आइए कि 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर से कोई राशि किसी निश्चित समय में 5 गुनी हो जाती है, वह उतने ही समय में 9% की दर से कितनी गुनी हो जाएगी। तो पहला काम क्या है जी, हमें समय निकाल लेना। पहला काम क्या होगा, समय निकाल लेना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए तो ऐसे तो हम लोग जानते हैं ना कि अमाउंट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मूलधन पे, ब्याज पे, है ना। मूलधन नहीं बदल रहा है, कौन बदल जा रहा है, रेट चेंज हो जा रहा है। क्या हो रहा है, रेट चेंज। तो हम लोग केवल ये करते हैं कि टाइम कितना है जरा वो देखें, तो वो कितना रहा है, तो निश्चित समय में 5 गुना, मतलब कितने का ब्याज, 100 रुपये पे। अगर मूलधन को हम 100 ले लेते हैं तो 5 गुना होने का क्या अर्थ होता है, 400 का ब्याज, और किस दर से, 6% की दर से। हाँ, तो आपको पता है कि हमारा तो ये टाइम है, ये मेरा फिक्स टाइमिंग है, ठीक। लेकिन अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें तो 200/3, यानी कितना आया, 200/3 साल, इतना साल समय है। किसके दर से, 6%। लेकिन सवाल कह रहा है कि उतने ही समय में 9% की दर से कितना गुना हो जाएगा। तो जरा पहले ब्याज निकाल लें आप। अब सेकंड केस में ब्याज कितना होगा, तब ना बताएं कितना गुना होगा। तो ब्याज कितना होगा, तो रेट कितने का है, 9 का, और 200/3 साल में 9% की दर से कितना ब्याज होगा, तो 3 तिये और 2 तिये 600, तो 600 रुपये का ब्याज हो रहा है। तो अमाउंट कितना होगा, 700, 600 प्लस 100, 700। तो कितना गुना हो रहा है देखिए, तो क्या कहेंगे हम लोग, 7 गुना। ये भी अच्छा सवाल था। मतलब क्या था, ये सब सवाल कैसा है कि जो हम लोग नॉर्मली बनाते रहते हैं उससे थोड़ा सा हट के है। तो अगर अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां नहीं लगाइएगा, डायरेक्ट ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन बनेगा तो बेसिक से ही। आपका जो कंसेप्ट है, टाइम पहले निकाल लिए हम, किसके हिसाब से कि मूलधन अगर 100 है तो 5 गुना होने का मतलब 400 रुपये का ब्याज है, उसका समय 200/3 साल, और हमारा अब रेट कितना हो गया, 9। तो अब जो 9 हो गया, तो अब ब्याज कितना होगा, तो 600। 100 रुपये पे अब ब्याज कितना होगा, 600। तो अमाउंट 700, यानी धन कितना गुना हो गया, 7 गुना हो गया। धन जो है वो 7 गुना हो गया। चलिए आगे चला जाए। ये क्या है देखिए, 6000 रुपये साधारण ब्याज किसी दर से 4 वर्षों में इतना हो जाता है। यदि दर को बढ़ा दिया जाए तो नया मिश्र धन 8880 होगा। दर को कितने प्रतिशत से बढ़ाया गया है। तो पहले वाला दर तो आसानी से निकाल सकते हो आप। जो पहला वाला दर है 4 साल में इतना आराम से उससे दर निकल जाएगा, और नया वाला दर भी आप
निकाल सकते हो। लेकिन हम लोग अगर ये खाली करके देखें कि दर कितना प्रतिशत बढ़ा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, केवल इन दोनों में अंतर देखो, इन दोनों में क्या अंतर, देखो कि ब्याज में कितनी वृद्धि हुई है। हम क्या देखें कि ब्याज में कितना वृद्धि है, तो 0.27 यानी 720 रुपए का ब्याज जो है वो बढ़ रहा है। कितने सालों में? 4 साल में। 4 साल में कितना ब्याज बढ़ गया है? 720 रुपया बढ़ गया है। तो एक साल में कितना बढ़ेगा? 180 रुपया। अब यह देखना है कि 180 जो है वो 6000 का कितना परसेंट है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा जो रेट में वृद्धि है, रेट में वृद्धि, तो हम क्या कहेंगे कि 180 किसका? 6000 का कितना परसेंट? कितना देख रहे हैं हम लोग? 3%। ये ना होगा, यानी हम क्या कह सकते हैं कि जितना भी रेट रहा होगा, पहले यदि R होगा तो अब R+3 हो जाएगा, पहले अगर 10 होगा तो अब 13 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसका जवाब क्या दिया था? 3% ही दिया है ना। तो फिर डायरेक्टली करने की, डायरेक्ट बना सकते हैं हम लोग, है ना, इस तरह से अलग अलग से रेट निकालने की जरूरत नहीं है। ये वाला ये तो हो जाना चाहिए, है ना। ABCD केवल निकालना है, इसको तुरंत हम लोग क्या कर ले, सिंप्लीफाई कर ले। तो A/B का वैल्यू कितना आ रहा है? 2 चौके 8 यानी 4:3, B/C 3 9, 3:5 और C/D आ रहा है आपका, ये किससे कट रहा है? ये 3 और 2 है ना जी, 2 3 6 2 2 4, ये 10 और 9, बस इतना ही है कि नहीं? क्लियर तो वही रहा है कि 10:9 केवल किस में दिख रहा है आपको? ये 10:9 का अनुपात CD में केवल इसी में है, तो हमको ये आंसर C लगा देना है, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो सॉल्व करके निकालते रहो। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ऑप्शन से देख लो कि कहां पे AB इस रेशियो में है, तो 4:3 में है, 3:5 में यहां है, 3:5 में, और लास्ट वाला 10:9 में, इसी में खाली है। ठीक है ना, तो हमको पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो गुना कर देंगे दोनों में 2 से तो भी हो जाएगा। यह तय किया गया कि राशि 1170 रुपए को ABC तथा AB तथा C के बीच बांटा गया, लेकिन गलती से अलग अनुपात में बांट दिया, उल्टा हो गया अनुपात। तो बताइए कि B को कितने रुपए अधिक प्राप्त हुए। तो जरा चेक कीजिए, तो जो सही अनुपात था वो तो आपको पता है, सही वाला अनुपात है 4:3:6 का, और गलती से क्या हो गया, 1/4 मतलब किससे गुना करिएगा? इसमें गुना कर दीजिए हम लोग 12, तो 4 3 12, 3 चौके 12 और 6 गुना 12। ठीक, अब फटाफट बांटिए, 4 3 7 6 13, 13 9 90 चौका 360, 270, 540, 4 3 7 2 9 13, 130, 390, 520 और 200। किसको बांट रहे हैं? 1170 को किस अनुपात में? 4:6 में, और एक बार 3:4:2 में। हिस्सा मिल गया। अब सवाल कह रहा है कि B को कितने रुपए का लाभ हुआ, तो 270 मिलना चाहिए था, और कितना मिल गया? 520, यानी 250 का उसको क्या हो गया? लाभ हो गया। ये पूछा है ना। ये ABC को जितने समय तक एक व्यापार में रहते हैं उसमें 8:6:3 का अनुपात है, और उनके प्राप्त लाभों में 5:8:4 का अनुपात है। तो वे किस अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं? हम सभी जानते हैं कि पूंजी का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? लाभ के अनुपात के पदों में किससे भाग दे दें? उसके समय के अनुपात के पदों से डायरेक्ट भाग दे दीजिए। लाभ कितना है? 5, और समय कितना है? 8 है लाभ, तो समय 6,
अगर लाभ 4 है तो समय 3, बस हो गया। यही तीनों का पूंजी का अनुपात होगा। किससे गुना करना चाहेंगे? 24 से कर दीजिए। तो 5 दिए 15, 4 अठे 32, फिर वही हो गया ये 3 अठे चौके 32, यानी क्या आ गया 15, 32, 32। तो क्या कंसेप्ट पे समझ गए कि अगर आपको पूंजी पूछा गया है तो लाभ में किससे भाग दे देंगे? समय से। अगर आपको लाभ पूछता है तो पूंजी गुना समय करते हैं, और यदि लाभ दिया है कोई दोनों में से एक दिया हुआ है, यानी आपको ध्यान रखना है कि लाभ जो मिलता है हमें, लाभ का जो अनुपात होता है वो कैसे मिलता है जी? तो क्या कहते हैं? पूंजी और गुना समय, इसके हिसाब से है ना। लाभ ऐसे ही बढ़ता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन? पूंजी गुना, यानी समतुल्य मूलधन के हिसाब से बढ़ता है। ये ध्यान रखना है। ये निम्नांकित वित्त चार्ट किसी परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर किए गए वार्षिक खर्च तथा उसकी बचत के प्रतिशत को दिखलाता है। यातायात और मिश्रित पदों पर किया गया कुल खर्च परिवार की कुल आय का कितना प्रतिशत है? तो जोड़िए ना, यातायात और मिश्रित पद 5 प्लस 20, तो 20 5 25%। कहता है कि परिवार की वार्षिक बचत किस मद पर के खर्च के पूर्णतः बराबर है? तो परिवार में कितना है? बचत है आपका 15, और किसका 15 है? गृह योजना का। लिख दीजिए गृह योजना। यदि परिवार की कुल वार्षिक आय कितनी है? 1 लाख, तो शिक्षा और गृह योजना पर किए गए खर्च, शिक्षा पे कितना किया? 12, गृह पे 15, 27% निकाल देंगे। 2 जीरो हटा दीजिए, अंतर था तो कितना? 3% निकाल दीजिए। ये कह रहा है यदि परिवार की आय 20% से बढ़ जाए और भोजन और कपड़े पर किए गए खर्चों में लगभग कितने की वृद्धि होगी, जबकि यह मान लिया जाए कि अन्य मदों के खर्च की राशि अपरिवर्तित होगी। तो ये जो भी 20% का वृद्धि है, ये 100 का है कोई चीज पहले, अब कितना हो गया है? लेकिन ये जो 20 जो बढ़ा वो केवल किसके पास गया? भोजन और कपड़ा, बस भोजन और कपड़े के पास ही गया, यही दोनों के पास बस। तो 23 10 33 के पास ही गया। कौन? ये जो 20 का वृद्धि हुआ है किसके पास गया है? सारा का सारा 33 में जुड़ गया आगे। तो जो पहले कुल 33 था वो अब कितना? 55 हो जाएगा। किसी को नहीं मिला कुछ भी, खाली किसी को मिला? इन दोनों को बस ले लो। बोला ये 20 मिला, बोला ले लो। तो ये अब कितने हो जाएंगे? 55 हो जाएंगे। कितना बढ़ रहा है देखिए, तो पूरा का पूरा 20 का वृद्धि किस पे? 33 पे। तो कितना % का वृद्धि होगा? लगभग ना लिखा है, लगभग कितना? तो 20 दिए 60, नहीं होगा 60। देखिए चेक कीजिए, तैतीस का क्या निकालेंगे? तो हम क्या लिख रहे हैं? हम भी तो 33 पे बोले, जोड़ेंगे 20 तो 55 ना होगा। बढ़ा तो 20 पे ही है, मतलब 33 से ही बढ़ रहा है, तो कितना % बढ़ेगा? 39 कहां से आ रहा है? अगर आप केवल इसका 30 मतलब 33 का निकालते हो 20%, तो कितना हो जाएगा वो होगा कि 39 पॉइंट, वो उतना हो जाएगा। ये थोड़ी कह रहा है वो, सवाल में क्या पूछ रहा है देखिए ना, कि अन्य मदों पर खर्च की राशि अपरिवर्तित कितने % की वृद्धि होगी, और आप उसको क्या बता रहे हैं कि बढ़ के कितना हो जाएगा। ये थोड़ी पूछ रहा है वो, वृद्धि पूछा है। तो वृद्धि केवल कितने की होगी जी? लमसम कितने % की? 60%। 33 से 3 बार में कटता है 100, करीब करीब में, इसलिए अप्रोक्सीमेटली 60%। और इसमें तो नहीं है। चलिए
अब सवाल नंबर कितने पे है मैथ? 126। अब ये भी वैसा ही कुछ सवाल है, एक है ना कि 126। ये कहता है कि 117 को ए, बी और सी में कैसे बांटना है। कुल राशि है 117। अब इसको बांटना है कैसे? ए, बी और सी में। और कैसे बांटना है बाबू? 1:2, 1:3 और 1:4 के अनुपात। और उसने गलती से क्या कर दिया, 2:3:4 में बांट दिया, तो बी के मानों में कितने का अंतर आएगा। तो पहले निकाल लीजिए कि इससे क्या होता, और उसके बाद किसके लिए निकाल देंगे, 2:3:4। तो देखिए इसको जरा सॉल्व करिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, किसे गुना कर देंगे इसमें, 12। तो ये आ जाएगा 6:4:3। अब जरा बांटिए तो 6 4 10 3 13 9, 9 छके 54, 36 और 27। ये ना हुआ कि तीनों का हिस्सा हुआ एक्चुअली में, लेकिन गलती से क्या कर दिया, 2:3:4, यानी 4 3 7 2 9 13 बार में, 13 दूना 26, 13 3 39, चलिए उसके बाद अगर 13 चौका 52 ना जी। तो सवाल क्या पूछा आपसे, सवाल कहता है कि बी के मान में क्या अंतर होगा। तो देखिए तो बी कितना बड़ा है, 36 से कितना हो गया है, 39। तो क्या मारेंगे आंसर आप, 3 ऑप्शन में होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सॉरी सी नहीं, डी। इसका आंसर है 3 की वृद्धि, है ना, यानी सी इज द राइट आंसर। अच्छा, इसी में रहने दीजिए। अगला सवाल है कि किसी व्यापार में ए, बी किसी व्यापार में 1/3 भाग और 1/4 भाग पूंजी लगाते हैं, और शेष पूंजी कौन लगाया, सी। बी और सी क्रमशः 1/2 और 1/5 समय के लिए, और सी जो है शेष समय के लिए कौन लगाया, ए लगाया। तो कुल लाभ कितने का हुआ, 7400 का। तो बताइए कि सी का लाभ क्या था। तो 127 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या करें हम लोग कि मान लें कि तीनों ने मिलकर कितना लगाया, तो 1/3 1/4 मतलब 3 4 का एलसीएम 12 यूनिट, ठीक है। और समय मान लीजिए किसका, तो 5 और 4 का, 1/3 भाग 1/2 1/5 मतलब कितना ले लें, 10। समय कितना ले लिया गया, 10 यूनिट, क्योंकि 1/5 निकालना है। अब जाकर के आपको क्या करना है कि उनका जो लाभ जो बटेगा किस अनुपात में बटेगा, इसके बारे में चर्चा करनी है, ए, बी और सी का। तो हमें सबको पता है कि लाभ कैसे बढ़ता है इनका, समतुल्य मूलधन के अनुपात में, समय गुना धन। तो जरा देखिए, तो ए भाई साहब जो है वो कितना लगाए हैं, 1/3 भाग, मतलब 12 का 1/3 कितना होगा, 4। दूसरा बी कितना लगाए हैं, 1/4 मतलब 3। और शेष पूंजी कौन लगाया, सी। तो 4 3 7 गया, कितना बचा, 5। अब समय के बारे में जब बात कीजिएगा तो कहता है कि बी और सी क्रमशः 1/2 1/5। तो समय का 1/2 कितना होगा, 5 होगा, और 1/5 कितना होगा, 2 होगा। और ए ने कितना लगाया, शेष समय के लिए, यानी 5 2 7 हो गया, तो 3 समय के लिए, ठीक है ना। ये 5 ये 2, अब बचा कितना, 3। तो 4 3 12 15 और 10, इसी अनुपात में पैसा बटेगा। तो कुल लाभ कितना हुआ था, 7400 रुपये। कुल लाभ जो हुआ है वो कितने का हुआ है उनको, कुल लाभ हुआ है 27 10 37 बराबर में 74। इसीलिए एक अनुपात का मान 200। किसका पूछा आपसे, सी का लाभ। तो सी का लाभ तो 10 × 200
यानी कितना रुपया होगा? 2000 रुपया। आइए 128 पे आ जाए। ये है, कहता है कि 2 आदमी और 3 औरतें एक कार्य को 17.1/2 दिन तथा 2 औरतें और 5 लड़का मिलकर के कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 6 आदमी और 10 लड़का मिलकर 6 दिन काम करें तो 1 आदमी और 1 औरत और 1 लड़का मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, इसमें बहुत सारा रिलेशन दे दिया आपको, है ना। पहले क्या दिया? 2 मैन, 2 आदमी मतलब 2 मैन प्लस 3 वुमेन किसी काम को क्या दिनों में कर सकते हैं? मतलब कितना होगा? 35/17 सत्य ना जी, हमको 2 दिख रहा है। 119 और 120/7। सेकेंड केस, 2 औरत और 5 लड़का, 2 औरत और 5 लड़का क्या दिनों में? 20 दिनों में। और फिर 6 मैन और 10 लड़का, ये करता है 6 दिनों में। तो पूछ रहा है कि 1 आदमी, 1 औरत और 1 लड़का मिलकर कार्य को कितने दिनों में खत्म करेगा? इसमें 3 कंडीशंस हैं आपके, देख रहे हैं ना। इसमें क्या अच्छा रहता है कि हम लोग क्या कर लें, क्षमताओं का अनुपात निकाल, क्योंकि इसको डायरेक्ट अगर बनाने जाएंगे हम लोग तो देखिए रेशियो निकालना है ना, रिलेशन। तो कितने इक्वेशन बन रहे हैं देख रहे हो आप, मतलब 3 वो बन जाए। जैसे कभी कभी 2 ही तो ना तुरंत मिल जाता है MW में रिलेशन। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? W भी है, M भी है, B भी है, तो सॉल्व करने में हम लोग को थोड़ा सा परेशानी है। इसके लिए इसमें क्या करते हैं हम लोग कि क्षमता ही निकाल लेते हैं डायरेक्ट। जैसे कि 2 आदमी और 3 वुमेन ये काम कितने में कर सकता है? 120/7। 2 वुमेन और 5 बच्चे ये कितने में? 20 दिन में। और 6 मैन प्लस 10 चाइल्ड लिख दिए हैं हम, एक ही लिख देते हैं दोनों में, या तो बच्चा लिख दे C से या फिर B लिख देते हैं। चलिए, तो 10 बच्चे क्या दिनों में? 6। जरा दोनों कुल काम मान लिया जाए कुछ, 120 कुल काम 120। तो देखिए तो कितना कितना आ रहा है एफिशिएंसी। इसका तो 20 मतलब 7 हो जाएगा, इसका 6 और इनका 20। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिए कि यहां पे कौन कौन शामिल है। देखिए तो जैसे कि यहां 2 आदमी है ना, और यहां कितना आदमी है? 6 आदमी है ना। तो अगर हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसको भी 6 आदमी कर दे तो क्या दिक्कत है? खाली क्या करना पड़ेगा इसमें? हमको 3 से गुना करना पड़ेगा, नहीं गुना करना पड़ेगा 3 से। तो अगर हम दोनों में 3 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? अब हम लोग का काम क्या रह गया? सॉल्व करना। आप लोग कंफ्यूज नहीं करिए, अभी हम लोग को अब क्या करना है? अभी सॉल्व। इसका क्षमता कुल कितना है? 7 है। उसके बाद 2 वुमेन और 5 बच्चे का क्षमता कितना है? 6 है। और 6 मैन और 10 बच्चे का क्षमता कितना है? 20। हमारा मेन काम क्या है कि हम 3 समीकरणों को हल करें और 1 बच्चा, 1 आदमी और 1 औरत का क्षमता निकालें। तो उसके लिए हमको जो करना पड़ेगा हम लोग करें। एक तरीका क्या दिखता है ऊपर दोनों में, हमको 2 बार हल करना पड़ेगा। एक बार W और B में दोनों कन्वर्ट कर दीजिए। तो अगर ऊपर वाले में किससे गुना कर दिया जाए? 3 से गुना कर देते, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो 6 क्या हो जाएगा? दोनों में कॉमन हो जाएगा। जैसे ही 6 कॉमन हुआ तो 3 3 9, और ये कितना है? 9 और 10। हम दोनों को घटाना पड़ेगा हमको, या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि घटा ही दीजिए, ठीक रहेगा। घटा दीजिए, कट जाएगा। तो क्या मिल रहा है? घटाइए तो 6 कैंसिल, 3 3 9, 9 वुमेन माइनस 10 बच्चा बराबर 1। ये ना आ गया। एक हमारे पास ये है, क्या है? 2 वुमेन
अब प्लस 5 बच्चा बराबर 6। इसको दुगुना कर दीजिए, इसको दुगुना कर दीजिए, तो ये भी 10 10 हो जाएगा। बाद में आपस में जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो 9 2, अच्छा दुगुना करना है, सॉरी, 9 4 13। तो 13 वुमेन का काम कितना, 13 के बराबर, यानी एक वुमेन का मान 1 हो गया। अब कहानी खत्म। जैसे ही एक वुमेन मिल गया, आपके पास सब कुछ है। अब देखो, एक वुमेन इसमें रख दो तो क्या हो जाएगा, 2 घटाओगे तो 6 में 2 3 बचेगा, यानी एक बच्चे का क्या निकल गया, एक बच्चे का 3/5। देखिए दोनों मिला के 6 है ना, तो 2 वुमेन का होगा 2, 2 वुमेन का 2, तो घटाएंगे 2 में तो 4 बचेगा, 6 में 2 गया तो 4, तो 5 बच्चे का, तो एक बच्चे का कितना हो जाएगा, 4/, बिल्कुल ये बच्चे का मिल गया। अब किसका निकालना है, आदमी का। तो आदमी की क्षमता क्या होगा, देखिए एक वुमेन रख दीजिए ऊपर, तो 3 में घटेगा, 7 में 3 गया तो 4, 7 में 3 गया तो 4, 2 का 4 तो 1 का 2, 1 का 2 आ गया तीनों। 2/3 क्यों, 3 का 3 है ना, एक वुमेन का 1 है तो 3 का 3 होगा, 3 घटाएंगे 7 में तो 4 होगा, तो 2 का 4 तो 1 का 2, और वुमेन का है 1। ये बस, अब हमारा कहानी क्लियर है। अब हमें कितना समय लगेगा, देखिए टाइम रिक्वायर्ड, कुल काम कितना 120, कुल काम 120, अब तीनों की क्षमता जोड़ दीजिए, तो 2 1 3, 3 पूर्णांक, तो 5 3 15 19, सबको जोड़ेंगे तीनों को तो आएगा 3 आप प्लस 4/5, तो 19 तो नीचे रह जाएगा, अब ऊपर 5 जाएगा, तो 600/19। तो काट के दिया है कि डायरेक्ट दिया है, नहीं काटा है, काटिए तब। 600/19, 19 57, 3 30, 19 से कम 19, ठीक है। इसका जरूरत नहीं है ऊपर वाले लाइन का, वो तो हम क्वेश्चन लिखने के लिए लिख दिए हैं। आपको हल कहां से करना है, यहां से। मेन एम क्या है कि एक आदमी, एक बच्चा और एक औरत का क्षमता निकाल लेना। और बोलिए 128 बनेगा कि 2 आदमी, सॉरी दो, ए अकेला एक कार्य को 8 दिन में, बी अकेला इसको 12 दिन में, और तीनों मिलकर कितना 4 दिनों में करते हैं। यदि कार्य के बदले 4500 रुपया मिली हो तो सी की मजदूरी क्या है। अब दिया है कार्य, बोला है मजदूरी, है ना। तो इसमें हम लोग कई तरह से बना सकते हैं। ऐसे हम लोग क्या देखते हैं कि ए कै दिन में कर सकता है, 8 दिन में, बी उसे को 12 दिन में, और तीनों के साथ केवल और केवल 4 दिन में। तो कुल काम क्या ले लिया जाए, 24, यानी कि 3 2 6। तो हमको तीनों का एफिशिएंसी मिल गया, किन तीनों का, ए बी और सी का, कितना 3 2 और 1, है ना जी, 3 2 और 1। अब सब साथ ही में काम कर रहे हैं, तो इनका जो काम का अनुपात होगा वो भी क्या होगा, 3 2 1 ही होगा, क्योंकि सब साथ में काम कर रहे हैं 4 4 दिन के लिए। तो इसी अनुपात में आप क्या करोगे, वेजेस को बांट दोगे। अगर काम का पूछेगा, मान लीजिए सी कितना काम करेगा, तो सी कितना करेगा, 1/6। अगर पूछता कितना भाग काम वो करेगा, तो क्या बोलेंगे हम लोग, 1/6 काम करेगा। तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब इसको वेजेस में बांट दो आप, 3 2 5 1 6, 6 बराबर में 45, तो 1 बराबर 6 7 42, 750, ठीक है। तो 750 किसका पूछा है, सी का, तो सी का वही रह जाएगा, यानी सी की मजदूरी
आपको कार्य दे दिया है गलती से 130। ये कह रहा है कि दो नल किसी टंकी में लगे हैं जो टंकी को क्रमशः 5x मिनट और y मिनट में भरते हैं। यदि x इंटू वाई और x प्लस वाई का मान दिया गया है तो दोनों एक साथ खोलने पर टंकी कितनी देर में भर जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला पे दे दिया ये, है ना, कि अगर एक जो है एक कितने में भरता है, x में, मिनट में, और दूसरा y में। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो समय कितना लगेगा, एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई और नीचे आ जाएगा y प्लस एक्स। तो आपको देखिए दिया हुआ है, ये क्या दिया है, एक्स वाई कितना दिया, एक्स वाई 2400 और x प्लस वाई का मान 100, और तो वही ना हुआ x इंटू वाई। तो कितना आंसर आ जाएगा, 24 मिनट। ठीक है, फिर 131 यह है कि एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है तथा चोर से 100 मीटर पीछे है। यदि सिपाही और चोर के चालों का अनुपात 5:4 हो तो पकड़े जाने तक चोर कितनी दूरी तय कर लेगा। तो चोर द्वारा तय की गई दूरी, पकड़े जाने तक चोर द्वारा तय की गई दूरी। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, कि पकड़े जाने तक लगने वाला समय, चोर के पास कितना समय है वो समय, और गुना चोर की चाल। दूरी कैसे निकालिएगा, चाल गुने समय। तो उसका समय कितना लगा पहले ये देखिए, पकड़े जाने में तो 100 का अंतराल है, समय का अंतराल कितने का है, 100 मीटर का, और उनके चाल का अनुपात क्या है 5:4। यानी कि अगर हम डायरेक्ट चाहें तो 1 कर सकते हैं नीचे, क्योंकि ये रेशियो है ये, है ना। ऐसे x मान लेंगे तो 5x माइनस 4x, ये सापेक्ष चाल होगा। ये क्या होगा, सापेक्ष चाल। तो इतना टाइम लगेगा। अगर सवाल ने पूछता कि समय कितना लगेगा तो नहीं बता पाते हम लोग, क्योंकि हमको एग्जैक्ट चाल दिया हुआ नहीं है। तो समय इतना लगेगा, तो समय में किससे गुना करें, चोर की चाल से। तो इससे क्या होगा, आपका x कट जाएगा, खाली 100 गुना 4 कितना, 400। यही आंसर है आपका बस। तो कितना दूरी तक भागेगा चोर, कहेंगे 400 तक। ये तो आपको दिखाने के लिए मैंने x लिखा है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 का उनके बीच गैप है, ये सापेक्ष चाल है। और गुना किससे कर रहे हैं ये, हम चोर की चाल से। गुना किसकी चाल, क्यों चोर की चाल, क्योंकि चोर के लिए पूछ रहा है। अगर पूछता कि पुलिस कितना भागेगा तो यहां 5x से गुना करते हैं हम, 500 दूरी, तभी ना पकड़ लेगा। चोर भाग रहा है केवल 400, पुलिस 500, तब ये 100 का गैप खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर ध्यान से देखें तो ऐसा कहानी है ना, ऐसा कहानी है। कैसा है, यहां पे आपका पुलिस है और यहां पे कौन है, चोर है। अभी इनके बीच का दूरी है 100 मीटर, लेकिन जब पकड़ा गया तब क्या हुआ, यहां जब पकड़ा गया, दोनों यहां पकड़ा गया, तो पकड़ने से पहले ये 100 तो कवर करना होगा। तो चोर यहां से भाग रहा है, चोर यहां से भागा चोर केवल 400, और ये पूरा कितना भागेगा, पूरा 5। यही सवाल है आपका। ठीक है, यह है कि 600 मीटर लंबी ट्रेन अपनी से विपरीत दिशा में आ रहे व्यक्ति को x सेकेंड में पार कर जाती है। यदि ट्रेन और आदमी के चालों का योग दिया गया है तो x का मान निकालें। ये भी बेहतरीन सवाल है। तो आपको पता है कि समय बराबर क्या होता है, जो x का जो मान है वो क्या होगा, कुल दूरी। तो कुल दूरी में क्या होगा, दोनों का लंबाई का योग। तो एक का तो 600 है, ट्रेन की लंबाई कितनी है 600, और व्यक्ति की लंबाई क्या होगी 0, और दिशा विपरीत है तो चाल जुड़ना चाहिए, और ऑलरेडी जोड़ के दिया हुआ है वो, ऑलरेडी दोनों का चाल क्या दिया हुआ है, जोड़ के ही। और इसमें किससे गुना कर देंगे हम लोग, 5/18 से, इतना सेकेंड। 18 8 5 40 15, तो कितना समय लगेगा, 15 सेकेंड। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोगों ने क्या किया,
मैथ का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग एंड करते हैं।